So today we have to start discussion about next topic, that is thermal properties of matter. Thermal properties of matter. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की ही प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी वो थोड़ी सी अलग टाइप की प्रॉपर्टीज थी। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड विथ थर्मल प्रॉपर्टीज ओनली। थर्मल का मतलब क्या होगा? थर्मल का मतलब होता है हीट रिलेटेड टू हीट, यहाँ पे डायरेक्टली हीट, मतलब हीट की वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या चेंज होता है ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिलेटेड टू हीट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हीट मतलब क्या होता है, उसके बाद में टेम्परेचर का मतलब क्या होता है एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। मैटर के ऊपर इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये तीन कंसेप्ट को हमें पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हीट का मतलब क्या है, एकदम सिंपल, बेसिकली एकदम क्लियर कट कंसेप्ट है। देखो हीट की, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है कि हीट मतलब क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी का फॉर्म आ गया, मतलब वही जो एनर्जी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या होगा, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। तो हीट भी क्या होगी कि ऐसी एनर्जी होगी कि जिसके वजह से बॉडी क्या करेगी, वर्क करेगी। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होगा एंड जहां पे यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम इन जनरल क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है उनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड उनका जो इंटर कन्वर्जन होता है उससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन रहता है। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है अबाउट हीट एनर्जी, एंड इसका एक लिमिटेशन है, ओनली इन ट्रांजिट। इसका ये लिमिटेशन है कि बेसिकली इस एनर्जी को हम कंसीडर करते हैं जब ये ट्रांजिट में होती है। ट्रांजिट में होती है मतलब ट्रांसफर होती है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों एनर्जी को डिफाइन कर चुके हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यानी कि ग्राउंड से उठा के पर्टिकुलर हाइट पे अगर किसी बॉडी को हम लेके जाएंगे तो उसको वहां पे उस हाइट पे लेके जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, एंड वो वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किसी बॉडी को मैं अगर इस पोजीशन पे रखूंगा, दूसरे बॉडी को इस पोजीशन पे रखूंगा, तो दोनों बॉडी के लिए इन पोजीशन को लेके जाने के लिए जो भी वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो डिफरेंट होगा। अगर वर्क डन हमने डिफरेंट किया था, इसका मतलब ये दोनों पोजीशन में बॉडी की जो एनर्जी स्टोर हो चुकी है वो भी डिफरेंट होगी। अब एनर्जी डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों हाइट से अगर मैं ऑब्जेक्ट छोड़ दूंगा तो जब वो ग्राउंड पे जाएगा तो जो बॉडी हायर पोजीशन पे थी वो ग्राउंड पे जाने के बाद ज्यादा इंपैक्ट करेगी, मतलब ज्यादा वर्क डन करेगी। सेम केस हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच, और एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बॉडी के मोशन की वजह से जो उसकी वर्क करने की एबिलिटी है उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक विंडो है, एंड इस विंडो को अगर मैं यहाँ पे सपोज मोबाइल है मेरे हाथ में, मोबाइल ऐसे जाके अगर टच करूंगा तो क्या होगा, विंडो को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वही मोबाइल अगर यहाँ से जोर से फेंक दूंगा, मतलब उसको वेलोसिटी दूंगा, मतलब मोशन अगर प्रोवाइड करूंगा, तो विंडो ब्रेक होने के चांसेस है। यानी कि विंडो के ऊपर होने वाला वर्क डिफरेंट है जब मैं उसको जीरो वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं एंड जब मैक्सिमम वेलोसिटी से लेके जा रहा हूं। यानी कि यहाँ पे होने वाला जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है कि बॉडी की मोशन की स्टेट कैसी है, एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसी तरह की एक अलग टाइप की एनर्जी यहाँ पे हम देखने वाले, दैट इज हीट। और हीट का मतलब क्या है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली इन ट्रांजिट, मतलब ये स्टोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे के मेरे स्टेटमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो अभी से क्लियर कट रख लो बेटा, ठीक है ना। मतलब हर बार क्या होता है, ये जो हीट है ये फ्लो होती है कहां से कहां तक, फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं मतलब पहले लेक्चर से मैं वही बात एक्सप्लेन करता हूं, फिजिक्स पढ़ते हैं मतलब हम नेचर को पढ़ते हैं, नेचर के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होने वाला है, यहाँ पे एक रूल है कि वेन एवर देयर इज ए डिफरेंस फ्लो विल ऑकर।
जहां कहीं पे भी अगर डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होता है, फ्लो होता है। ये नेचर का बेसिक रूल है। उसी के एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं कि कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो वहां पे क्या होता है, कंडक्टर में से करंट फ्लो होने लगता है। उसी तरह से अगर हम हायर लेवल की वाटर को लोअर लेवल की वाटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, लेवल की डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो होता है। एंड वही बात अपन एक्सपीरियंस करते हैं। अभी समर चल रहा है, थोड़ी सी गर्मी होती है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 37 को थोड़ा एक्सीड करता है, 38 बनता है, 39 बनता है, 40 बनता है। तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया तो वहां पे क्या होगा, हीट का फ्लो होगा एंड बलजबरी सराउंडिंग की हीट जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगी। यानी कि व्हेनेवर देयर इज ए डिफरेंस फ्लो विल ऑकर, ये कंडीशन वहां पे मेंटेन होती है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो हीट एनर्जी है ये ऑलवेज क्या होती है, जब फ्लो हो रही है, ट्रांजिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। क्यों ट्रांसफर होती है उसका रीजन मैंने बोल दिया कि अगर वहां पे टेम्परेचर में डिफरेंस होगा हीट को फ्लो होना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये बॉडी मतलब जब तक ये हीट फ्लो हो रही है तब तक ही हम उसको कंसिडर करते हैं। एक बार हीट बॉडी के अंदर चली गई फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। ऐसे कैसे हो गया कि बॉडी के अंदर हीट चली गई मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं बचेगा? ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एकदम सिंपल बेसिक रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है कि होता क्या है, देखो हमें मालूम है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह से जब ये हीट एनर्जी किसी बॉडी में एंटर करती है तो ये हीट एनर्जी एंटर करने के बाद इसका हीट वाला एग्जिस्टेंस खत्म होता है। एंड ये एनर्जी किसको मिलती है, मॉलिक्यूल को मिलती है। एंड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जैसे फोटोन की केस में हुआ था कि फोटोन की एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन उसको मतलब खुद के एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। उसी फॉर्म में ये जो हीट एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को अगर मिल गई तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस हीट एनर्जी का कन्वर्जन खुद के काइनेटिक एनर्जी में करेगा। मतलब बॉडी के अंदर जाने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी बन गई, वहां पे हीट का एग्जिस्टेंस बचा ही नहीं है। मतलब ये हीट जो है जब तक बॉडी के अंदर नहीं गई है तब तक एग्जिस्ट करती है, यानी इट मतलब एग्जिस्ट ओनली इन ट्रांजिट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टोर्ड फॉर्म में हम हीट को कंसीडर नहीं करते। हम ऐसे कभी नहीं बोलते कि इस बॉडी में हीट की अमाउंट ज्यादा है। हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। और टेम्परेचर मतलब क्या है कि टेम्परेचर मतलब इट्स ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, क्या है टेम्परेचर, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मतलब गिवन बॉडी जिसके अबाउट अपन डिस्कस कर रहे हैं उस बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी क्या है, हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है, रिलेटिव टू अदर बॉडी कितनी है, ये डिफाइन करने के लिए हमने न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे लिख दी है, दैट इज टेम्परेचर। अब हीट क्लियर हो गई, टेम्परेचर क्लियर हो गया, क्या होता है, वंस अगेन आई विल रिपीट दैट, हीट मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है हीट मतलब, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब एनर्जी का फॉर्म है मतलब उसका काम होगा वर्क डन करना, लेकिन ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है ओनली इन ट्रांजिट। ओनली इन ट्रांजिट मतलब क्या, whenever it flows from or transfers from body at a higher temperature to the body at a lower temperature। जब जब ये बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर से बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर तक ट्रांसफर होती है, ट्रैवल करती है, ट्रांजिट करती है, ओनली अप टू दैट एक्सटेंट, तभी तक बस ये हीट एनर्जी का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है। एक बार ये बॉडी में एंटर कर गई फिर उसके बाद में हीट का एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि बॉडी में एंटर करने के बाद ये जो हीट है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये क्या करती है, मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं एंड उसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। यानी हीट एनर्जी बॉडी के अंदर चली गई, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो फिर अपन काउंट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे कि किस बॉडी में हीट एनर्जी ज्यादा है, किस बॉडी में हीट एनर्जी कम है। उसी लिए हमने एक न्यू क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये इन जनरल डेफिनेशन है कि मतलब बॉडी की रिलेटिव टर्म ये कि दूसरे बॉडी के कंपैरिजन में ये बॉडी हॉट है या कोल्ड है, हॉट है या कोल्ड है, या हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हीट का रूल है इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। इसलिए क्या होता है, समर में हमें गर्मी लगती है क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट मेंटेन है।
लेकिन हमारा जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड करता है, उससे ज्यादा हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस ऑकर होता है एंड हमारी इच्छा नहीं होती है, फिर भी बलजबरी में हमारे बॉडी में सराउंडिंग की हीट एंटर कर पाती है, एंटर करती है। हमारी इच्छा नहीं है तब भी एंटर करती है, मतलब हीट का फ्लो हुआ फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। वही अपोजिट केस हम विंटर में एक्सपीरियंस करते हैं कि विंटर में क्या होता है, अगेन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है 20, 15, 10, 6 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो सराउंडिंग को हीट का लॉस कर देती है। हीट ऑलवेज क्या होती है, फ्लो होती है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा बन गया सराउंडिंग के टेम्परेचर से। इसलिए क्या होता है, विंटर में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम होता है और हम कोल्ड कोल्ड मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, ठंड लगती है। समर में उल्टा होता है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर हीट आ गई, इसलिए टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड करता है, इसलिए हम हॉट फील करते हैं, मतलब हमें गर्मी लगती है। ठीक है, एंड उसके लिए बॉडी की कूलिंग मेंटेन रखने के लिए फिर वेरियस प्रोसेस, स्वेटिंग वगैरह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हीट एंड टेम्परेचर का बेसिक रिलेशन है। अभी वही पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ये टेम्परेचर अगर बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हीट जाने के बाद हीट का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, तो टेम्परेचर की मेजरमेंट कैसे करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर हमें आना है। एंड ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मैटर जो है वो साइमल्टेनियसली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे जो दो डेफिनेशन है, आगे 3 टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, एक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दूसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड लास्ट वन थर्मोडायनामिक्स। तीनों भी टॉपिक में यही कंसेप्ट हमें काम में आने वाली है, इसलिए इनको जितना अच्छे से समझ सकते हो समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब आते हैं टेम्परेचर के ऊपर। होता क्या है, देखो जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको पहली बात यही बोली थी कि हमारे सराउंडिंग में जितना मैटर एग्जिस्ट है, इट एग्जिस्ट इनटू 3 स्टेट। हमारे सराउंडिंग में जितना मैटर एग्जिस्ट है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। और ये तीनों स्टेट जो है मैटर की वो एग्जिस्ट करती है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वहां पे जो मॉलिक्यूल के बिटवीन फोर्स होता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट है, उसको रिस्पॉन्सिबल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या है, वो मैंने डिफाइन करके दिया था, लिख के दिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, कंफर्म करता है, 100% करता है, फिर वो एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो या फिर 2 सब्सटेंस के या फिर नंबर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो। अगर कंडीशन है कि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बनेंगे कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बनेगा एडहेसिव फोर्स। ये बेसिक डिफरेंस है उसमें। तो बेसिकली क्या होता है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैटर है वो सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैसेस में होगा। तो होता क्या है, देखो सॉलिड की केस में ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ट्रेमेंडसली स्ट्रांग होते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर टू मच स्ट्रांग, इतने स्ट्रांग होते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने पोजीशन से हिलने ही नहीं देता है। चाहे हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी जल्दी से वो डिफॉर्म होता ही नहीं, उसकी शेप चेंज ही नहीं होती है, इतने स्ट्रांग होते हैं। लिक्विड की केस में क्या होता है कि एज कंपेयर टू सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े से वीक हो जाते हैं, और उनके वीक होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के तो रखते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन वही मेंटेन रखने के लिए वो अनेबल होते हैं, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हिल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। अगर बात गैसेस की करेंगे, तो गैसेस की मॉलिक्यूल्स में होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब उसके पास देखता भी नहीं, कुछ लेना देना ही नहीं उसको, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे नेग्लिजिबल हो गए, वैनिश हो गए। मतलब एक मॉलिक्यूल इधर गया, दूसरा मॉलिक्यूल इधर गया, कोनपन, कुटपन, कदीपन, कसपन, रैंडमली वो मूव करते हैं। इसलिए गैसेस आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये सिचुएशन होती है जो हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके। बट ये डिफरेंस हुआ क्यों, इसको रीजन, मतलब इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऐसे हुआ क्यों, इसका अगर डिस्कशन हम ध्यान से करेंगे तो वहां पे हमें कंडीशन समझ में आती है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल को जो पकड़ के रखते हैं, हर एक मॉलिक्यूल को क्या करना है, मतलब ये बाइंडिंग फोर्स में रहने का मतलब उनका मन ही नहीं है।
ये ह्यूमन नहीं, ये नेचर में हर एक बॉडी की टेंडेंसी है। उसको पकड़ के रख के फोर्सफुली कुछ करने को अगर बोलेंगे तो वो करेंगे ही नहीं। उनको मन से करना है, सबको फ्री होना है एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए आप इतना पढ़ रहे हो, ठीक है ना। घर वालों के इधर के उधर के सारे रेस्ट्रिक्शन है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करके खुद के पैरों के ऊपर खड़े रह के अपना खुद का करियर सेट करना है। ये आपकी भी टेंडेंसी है, सबकी टेंडेंसी सेम है, उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। अब होता क्या है, देखो पॉइंट के ऊपर आते हैं। आज का स्टार्ट से अब तक का जो पूरा डिस्कशन था उसको कंक्लूड करना है कि बेसिकली हमने देखा कि हीट ऑलवेज फ्लो होती है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। यहां तक तो क्लियर हो गया। दूसरी बात हमने देखी थी कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली इन ट्रांजिट। जब तक ये हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, तब तक ही हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो जब ये हीट बॉडी के अंदर चली जाती है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इस हीट एनर्जी को गेन करते हैं एंड उसको एब्जॉर्ब करके, उसको गेन करके, उसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, अगर वो गैसेस का मॉलिक्यूल होगा तो वो पहले से फ्री है, तो वो क्या करेगा, जो रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा था और फॉर्म में आएगा और जोर से भागेगा, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि वहां पे हम बोल सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे, मतलब हर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हम सम करेंगे। ये कंसेप्चुअल बात है, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूं इस तरह से, मैं इसको लिख के नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक्चुअल कंसेप्चुअली मैकेनिज्म यही है कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर मतलब क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी की क्या है, एडिशन है। ये किसके बारे में हुआ, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में। लेकिन सॉलिड एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या है, उनको भी वही करना है, हीट एनर्जी मिल गई, उसको गेन करना है और एकदम ट्रिमेंडसली मोशन में उनको सेट होना है और भागना है इधर उधर फ्री होके। लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रख रहा था, तो अब क्या करेंगे। अब इस केस में होता क्या है, देखो जो सॉलिड है वो क्या करता है, जब वो हीट एनर्जी गेन करेगा, आपको आइस का एग्जांपल मालूम है, अगर आइस का टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस एंड उसके बियॉन्ड बढ़ाएंगे तो आइस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सबसे पहले उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ध्यान से सुनो, उस हीट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो तलवार हाथ में लेके और इस फोर्स को कट कर देते हैं, मतलब इस फोर्स को ओवरकम करके सेपरेट होने का ट्राई करते हैं। लेकिन अगर उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई, जिसको मैं आगे थोड़ी देर बाद लेटेंट हीट बोलने वाला हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलने वाला हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सब्सटेंस टू ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके ऊपर अपन आने वाले डिटेल डिस्कशन करने वाले। तो इतना तो मालूम हुआ कि आइस के या फिर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की, जैसे ये हीट एनर्जी उस सॉलिड के अंदर चली गई, मॉलिक्यूल्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके उसने पहला काम क्या किया कि नेबरिंग का मॉलिक्यूल जो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा था उसको ओवरकम करके सेपरेट होने का ट्राई कर दिया। एंड अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाता है। फिर अगर लिक्विड को भी हम सेम बात करने लगे कि लिक्विड को हम और हीट एनर्जी प्रोवाइड करने लगे, तो वहां पे क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स अगेन हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे। एनर्जी अब्सॉर्ब करके उनका काम क्या होगा, उनके आयुष्य में एक ही ध्येय होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल नेबरिंग मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से फ्री होना है एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स की तरह रैंडमली हर एक डायरेक्शन में मूव करना है और ट्रैवल करना है। इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अगेन एनर्जी को गेन करते हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए वर्क करते हैं। एंड कुछ देर बाद अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई, जिसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस। अगर उतनी एनर्जी उनको मिल गई तो वो क्या करते हैं, एकदम से ऐसे खींचते खींचते सारे उनके जो बंद होते हैं उसको कट कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। एक बार फ्री हो गए मतलब क्या होगा, सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रैंडमली मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे एंड मूव कर देंगे। तो उस केस में हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए सॉलिड।
यानी कि यहाँ पे इस डिस्कशन से टेम्परेचर एंड हीट के जो हम बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इतना तो मालूम हुआ कि सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैसेस में जो कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ हीट है। उस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर है। हीट एंड टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल है कि एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, उसको ब्रेक करने के लिए। और ये ब्रेक होने के बाद क्या होगा? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, मतलब वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा। यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस। ये अगर मैटर की स्टेट हमें चेंज करनी है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? मैटर को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? मैटर का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल सेपरेट होते जाते हैं। ये इतना भयानक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था लास्ट के 8 मिनट्स का। इसको लेक्चर होने के बाद फिर से एक बार देखो, एक एक पॉइंट इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये क्लियर हो गया, तीनों टॉपिक के कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हीट एंड टेम्परेचर तो क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। ये मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अब इफेक्ट कैसे होगा? जो अभी का डिस्कशन था वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि बेसिकली क्या होगा कि मैटर के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर अगर वो सॉलिड स्टेट में, वन बाय वन देखो आप कंपेयर करेंगे कि एक आधा रॉड आपको दिया है, रॉड है मतलब वो क्या है? मेटल का रॉड है, मतलब वो क्या है? सॉलिड की स्टेट में। एंड सॉलिड की स्टेट में मतलब क्या हो रहा है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रख रहा है वेरी स्ट्रांगली, एकदम स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उनको पकड़ के रख रहा है। अब अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे? उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब हम उसको अगर हीट सप्लाई करेंगे, तो होगा क्या? वहां पे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के रिलेटिव जो भी सेपरेशन था वो थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? हीट को जो एब्जॉर्ब किया था उसका यूटिलाइजेशन करना है टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ओनली। इसलिए मेटल की केस में क्या होता है? एक्सपांशन होता है। क्या होता है? एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या है कि जो इनिशियल रॉड की लेंथ थी, सपोज इस तरह का एक रॉड था, तो हमने अगर इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड कर दी, तो उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? उसकी लेंथ बढ़ जाती है। इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा यल है, इनिशियल लेंथ इसकी यल है। तो ये लेंथ क्यों इंक्रीज हो गई? ये लेंथ इंक्रीज हो गई बिकॉज इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है कि ये रॉड के सारे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को एकदम क्लोजली पैक पकड़ के रख रहे थे बाय वर्च्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनको कहीं से हीट एनर्जी मिल गई। अब हीट एनर्जी मिलने के बाद क्या हुआ? इन मॉलिक्यूल्स ने सबसे पहले उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके इस फोर्स को ओवरकम करके थोड़ा दूर जाने का ट्राई किया। इमेजिन करो सारे मॉलिक्यूल थोड़ा 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 डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मतलब अक्खे रॉड की थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यह हो गया सॉलिड की केस में। वही बात अगर हम लिक्विड की केस में देखेंगे, वही बात अगर अपन गैसेस की केस में देखेंगे, तो गैसेस और लिक्विड की केस में क्या होगा? अगर अब अपन उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही मतलब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे कि रैंडम मोशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड उनके रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा कि अगर हमने वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन रखी, अगर हमने वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन रखी, यानी कि जैसे बलून है, क्या है कि बलून में हमने हवा भर दी, लेकिन बलून में पूरी हवा भर दी थी, है ना? अभी और एक्सपांड नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पे उसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखी। और हम क्या कर रहे हैं? फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा है, हीट बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? ऐसे डायरेक्ट आग मत लगाओ, वो एक्सप्लोड हो ही जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको सनलाइट में रख रहे हैं, एकदम दोपहर की, मई महीना चल रहा है ना, दोपहर के 12 बजे उसको अगर अपन सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो एक्सप्लोड हो जाएगा। या फिर अगर हम उसको गैस के बर्नर को टच नहीं करेंगे, ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद अगेन वो एक्सप्लोड हो जाएगा। क्यों एक्सप्लोड हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसके एक्सप्लोजन का रीजन ये था कि हमने उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बाय वर्च्यू ऑफ दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर उनका प्रेशर बढ़ रहा है।
एंड ये इंक्रीज इन प्रेशर क्या कर रहा है, वो जो बलून की वॉल थी उस वॉल के ऊपर वो एक्सर्ट कर रहे हैं। एंड एक पर्टिकुलर सिचुएशन आती है जहां पे बलून का जो सरफेस है इस प्रेशर को वो बियर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अनेबल होता है एंड बलून एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। उसके बाद में अगर हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है। अब प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है मतलब क्या करना पड़ेगा कि प्रेशर वही चाहिए। इसलिए क्या होगा कि जो हम हीट बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस एनर्जी की वजह से वॉल्यूम बढ़ाने का ट्राई करेंगे, दूर दूर भागने का ट्राई करेंगे। अगर भागने नहीं दिया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन भागने के लिए अलाउ कर दिया तो वहां पे क्या होगा, उनकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। मतलब हमने अब बलून में क्लोज नहीं किया है, एक बड़ी रूम है, बड़ी रूम में जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है उनका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये एनक्लोज कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी रूम है तो उनको अपन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में नहीं रख रहे, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक्सपांड होंगे। यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट थी तो प्रेशर बढ़ रहा था, तो वैसे अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अब ये सारे इफेक्ट क्यों हुए, उसका रीजन यही है कि हम बॉडी में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हैं। एंड यही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ हीट है मैटर के ऊपर का, एंड जिसको अपन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं। कि मैटर को जब भी थर्मल यानी हीट यानी टेम्परेचर मिलता है, वो बढ़ता है, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर सॉलिड है तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, नहीं तो एरिया बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगी वन डायमेंशनल, तो अगर टू डायमेंशनल लिया, स्क्वायर प्लेट लिया, सर्कुलर प्लेट लिया, तो वो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ाएगा। उसके अगेंस्ट अगर हमने गैसेस की केस ली या फिर लिक्विड की केस ली, तो अगर वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखी, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वही अगर अपन मेटेलिक कंडक्टर की केस में देखेंगे, कंडक्टर की केस में देखेंगे, तो कंडक्टर की केस में क्या होता है, हम कुछ लोगों के साथ पढ़ चुके हैं, कुछ लोगों का बाकी है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना, तो वहां पे ये बात आने वाली है। लेकिन बेसिकली 10th में आप ये पढ़ चुके हैं कि मैटर का, कंडक्टिंग मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों कम होता है, इसका डिटेल डिस्कशन अपन इलेक्ट्रो करंट में करने वाले हैं। अभी इन शॉर्ट 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं, समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस एज्यूम करो कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। अब देखो क्यों इंक्रीज होगा। बेसिकली क्या होता है कि हम मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एज ए कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो ये कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये 3 पार्ट में मटेरियल को अपन डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वेरी लार्ज एबंडेंट नंबर में, तो वो कंडक्टर बनेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो बनेगा इंसुलेटर। एंड अगर है मॉडरेट है, कुछ काम की नहीं, तो वो सेमीकंडक्टर बनेगा। तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की केस छोड़ दो, कंडक्टर के ऊपर आते। कंडक्टर में क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से मैं डायग्राम शो करता हूं कि सपोज कोई भी एक कंडक्टर हमने लिया है, और ये कंडक्टर का क्या है, ये एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है एंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रेवल करने वाले हैं, यहां से लेके यहां तक। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और यहां पे आएंगे, तो ट्रैवल करते टाइम उनके पाथ में कौन आने वाला है, वो कंडक्टर में से ट्रैवल करेंगे, हवा में से थोड़ी आते हैं। ऐसे कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन एकदम जेट इंजन की तरह इग्नाइट हो गए, हवा में उड़ गए और बाजू में आके पड़ गए। ऐसे होगा क्या, ऐसे नहीं होगा। वो मेटल के सरफेस के ऊपर से ट्रैवल करेंगे। लेकिन मेटल बना किससे है, एटम से। एटम से मतलब ये स्ट्रक्चर से। तो ये स्ट्रक्चर जो है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड ये हॉलो होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रैवल करने का स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन उसके सामने आ जाएगा और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब फ्लो होने वाली इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए, मतलब वहां पे करंट कम हो गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये मोशन में सेट होता है एंड ये अपने पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है। इनके वाइब्रेशंस से क्या होता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन को वो रेस्ट्रिक्ट करता था, अब 3-3 इलेक्ट्रॉन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि करंट कम हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम मटेरियल को हीट सप्लाई कर दे या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है, मतलब वो एक्सपांड होता है, वॉल्यूम चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। मतलब केमिकल, फिजिकल, इलेक्ट्रिकल सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज करने की एबिलिटी ये हीट रखती है, ये टेम्परेचर रखता है। इसलिए हमने पूरा एक अलग से सेक्शन ही बना दिया है, थर्मल सेक्शन बोल के। ठीक है ना। तो अब तक हम बस इंट्रोडक्शन देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर जो है उसको मेजर कैसे किया जाता है। अब टेम्परेचर मतलब क्या है, हीट मतलब क्या है, एंड उसके इफेक्ट मैटर के ऊपर क्या है, वो मैंने जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते थे उतने डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। तो अब आते हैं पॉइंट के ऊपर कि अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो ये टेम्परेचर को मेजरमेंट मतलब कैसे करेंगे, टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे। एकदम सिंपल सी बात है कि हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होती है, जैसे थर्मोमीटर होता है। अभी थर्मोमीटर आप सबने देखा होगा, सबको मालूम है थर्मोमीटर कैसे वर्क करता है। तो थर्मोमीटर में क्या होता है कि सपोज मुझे बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बॉडी पार्ट्स को थर्मोमीटर ऐसे कनेक्ट करके हाथ में पकड़ के ऐसे पकड़ के अगर उसको रख दूंगा तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो मर्क्यूरी की लेवल थी वो थोड़ी सी लेवल बढ़ जाती है, वहां पे मार्किंग की जाती है, जिस मार्किंग तक लेवल आ गई हम बोलेंगे कि अब ये बॉडी का टेम्परेचर बना। यही मैकेनिज्म यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है। तो टेम्परेचर थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री मतलब क्या है, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये ब्रांच है फिजिक्स की जिसका काम ये होता है कि डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट तरीके से क्या करना, टेम्परेचर मेजर करना। ठीक है। एंड उसके बाद में थर्मोमेट्री में जो डिवाइस अपन यूज करते हैं, जो जिनका काम होगा टेम्परेचर को मेजर करना, उनको बोला जाएगा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब क्या है, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो ये टेम्परेचर मेजर करने वाली ब्रांच एंड उसके डिवाइस के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये डिवाइसेस वर्क कैसे करते हैं इसके ऊपर अपन आने वाले हैं, जो एकदम सिंपल बात है। अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड का लेंथ बढ़ता है, एरिया बढ़ता है, गैसेस एंड अगर लिक्विड है तो वहां पे वॉल्यूम चेंज होती है। हम इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करते हैं और एक कंडीशन बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, जिस बॉडी का मतलब जिस प्रॉपर्टी का यूज करके हमें टेम्परेचर मेजर करना है। अब कौन सी अपन यूज कर सकते हैं, एक तो लेंथ चेंज होगी अपन उसको यूज कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम चेंज होगी इसको अपन यूज कर सकते हैं, या फिर प्रेशर चेंज होगा इसको अपन यूज कर सकते हैं, या फिर वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को अपन मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बस करना क्या है, एकदम सिंपल बात है। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी है इसकी 3 रीडिंग्स लेंगे। एक रीडिंग होगी x0, दूसरी रीडिंग होगी x100 एंड तीसरी रीडिंग होगी xt। x0 कहां पे, ये होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। x100 मतलब क्या होगा, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी जहां पे उबलना स्टार्ट कर देता है, बॉइल होता है, वो पॉइंट। एंड एक्सटी मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर टी। जिस टेम्परेचर को हमें मेजर करना है उस टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी कितनी होगी। एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें चल रही है, एकदम सीधे तरीके से उसको एक्सेप्ट करो बेटा। हमें क्या करना है कि थर्मोमेट्री में एक टेम्परेचर की स्केल बनानी है। अब स्केल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा था कि टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है एंड रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी की हमें टेम्परेचर की स्केल बनाने के लिए हम 3 रीडिंग्स लेंगे। एक रीडिंग कहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी थर्मोमीटर बना रहे, क्या बना रहे अपन, मर्क्यूरी थर्मोमीटर बना रहे, और उसको हम क्या करेंगे, इस तरह का एक ग्लास का कंटेनर होगा, ट्यूब होगी, इसमें अपन प्लेस करेंगे। तो हम ये मर्क्यूरी का क्या करेंगे, बेसिकली x0 मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वहां पे उसकी लेंथ देखेंगे, जितनी लेंथ है मतलब इतना मर्क्यूरी अपन यहाँ पे फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आता है तो मैं इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल दूंगा।
उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि जिस टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था वाटर, उस टेम्परेचर पे यही मर्क्यूरी की लेंथ देखूंगा, और ये लेंथ मुझे यहां तक बढ़ी हुई मिल गई, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेके 100 ऐसे इक्वल, ऐसे 100 छोटी छोटी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, मतलब 100 इक्वल डिवीजन में इसको डिवाइड कर दूंगा। अब क्या होगा, यहां तक सपोज वाटर, सॉरी, ये मर्क्यूरी की लेवल अगर इंक्रीज हो गई, मतलब ये पॉइंट पे ये स्केल की जो रीडिंग होगी, ये बन गया हमारा टेम्परेचर, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से ये मर्क्यूरी थर्मोमीटर बनाया जाता है। ठीक है, अब पॉइंट के ऊपर आते हैं कि हम क्या करेंगे, किसी भी एक प्रॉपर्टी को, है ना, ये चार में से किसी भी एक प्रॉपर्टी की 3 रीडिंग्स लेंगे। एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दूसरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड तीसरी जिसका टेम्परेचर अपन मेजर करना है। तो उस केस में हमें टेम्परेचर मिलेगा T इज इक्वल्स टू xt माइनस x0 अपॉन x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया। फिर प्रेशर ले रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट केस में अगर लेंथ की बात करेंगे तो टेम्परेचर इज गिवन बाय L माइनस LT माइनस L0 अपॉन EL 100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर अपन बात प्रेशर की कर रहे हैं, तो प्रेशर मेजर करेंगे तो बनेगा प्रेशर एट टेम्परेचर T माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। हो गया। अगर यहाँ पे मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, अगर मुझे वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई करनी है, तो उसके लिए टेम्परेचर बनेगा V एट T माइनस V एट 0 अपॉन V एट 100 माइनस V एट 0 इंटू 100। हो गया। अगर बात रेजिस्टेंस की करनी है, तो रेजिस्टेंस के लिए हम लेंगे RT माइनस R0 अपॉन R एट 100 माइनस R0 इंटू 100। तो ऐसे वेरियस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, एंड फिर वहां से टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल हम डेवलप करेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को अपन ध्यान में रख के ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेता हूं, बाकी सारे डीपीपी में वर्कशीट में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात रेजिस्टेंस की करते हैं, और आपको बोला गया है कि कोई भी एक मेटल था जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम था, एंड उसका रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे 16 ओम हो गया। तो एक पर्टिकुलर कोई भी एक रेजिस्टेंस है, जब उसकी वैल्यू 12 ओम है, तो वहां पे टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम था, 100 डिग्री सेल्सियस पे 16 ओम हो गया, तो 12 ओम जब होगा तब का टेम्परेचर कितना होगा। चलो ये फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करने वाला हूं। बस क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा आंसर। चलो जिनके आंसर आगे कमेंट में बोल सकते हो। ठीक है, T इज इक्वल्स टू RT आएगा, कितना है RT 12 माइनस R0 कितना है 10 अपॉन R एट 100 कितना है 16 माइनस R एट 0 कितना है 10 इंटू 100, यानी टेम्परेचर कितना होगा 12 माइनस 10 मतलब 2 अपॉन 6 इंटू 100, यानी टेम्परेचर बनेगा ये 6, ये 16.25 का डबल, मतलब ये आएगा 32.50 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम किसी भी केस में, मतलब जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, संस्कृति एक बढ़ा दिया, 16 का डबल 32 होता है, 33 नहीं। चलो है क्लियर सबको। तो इस तरह से वन बाय वन कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम जो है इसको सिंप्लीफाई करके जो अननोन क्वांटिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की एग्जांपल मैंने बोल दिया, सेम लेंथ के लिए, वॉल्यूम के लिए हम यूज करके यहाँ पे टेम्परेचर की स्केल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस यानी थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं। अब ये हो गया डिग्री सेल्सियस की बात। अगर हमें यहाँ पे केल्विन में अगर आंसर चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन, तो हम क्या करते हैं, बस एक्स टी अपॉन एक्स एट ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16, फिर आंसर आता है केल्विन में। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बात है, बस ध्यान में रखो, ज्यादा इसको अपन यूज नहीं करेंगे क्वेश्चंस में भी। ठीक है,
मतलब अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब एक कंडीशन मेंटेन करते हैं हम कि जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में वाटर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आइस रखा है, ऊपर वेपर निकलते हैं, नीचे पानी निकलता है, मतलब तीनों स्टेट वहां पे मेंटेन है। उस टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी ये एक्स टी आर। देन उसके बाद में किसी भी रैंडम जिसका हमें टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी यानी एक्स टी, एंड इसको 273 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर मिलता है डायरेक्टली केल्विन में। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अपन केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं 273.16 को ऐड करके। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड में टेम्परेचर की स्केल बनाई गई है, डिफरेंट स्केल। अब सारी स्केल अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बस 3 स्केल है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है एंड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। रैंकाइन एंड र्यूमर आउटडेटेड है, जिनको अपन स्टडी नहीं करेंगे, बस मॉड्यूल में मैंने नाम के लिए दिया है, एक बार गो थ्रू इट, उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एज ए इंफॉर्मेशन वो दी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्केल होती है दैट इज डिग्री सेल्सियस स्केल, उसके बाद में होती है केल्विन स्केल, एंड उसके बाद में होती है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ये 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिग्री सेल्सियस स्केल जो है वो स्टार्ट होती है कहां पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड ये स्केल जो है वो एंड होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि हर एक स्केल स्टार्ट होती है कहां पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे, एंड एंड होती है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे इटसेल्फ। केल्विन के बारे में क्या है कि ये स्टार्ट होती है 273.16, लेकिन ये 0.16 बस मैं लिख के दे रहा हूं, आगे हम इसको कंसीडर नहीं करते, एंड ये एंड होती है 373.16 केल्विन पे। एंड जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो स्टार्ट होती है कहां पे, स्टार्ट होती है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, चलो बोलो कमन फास्ट जिनको मालूम है, यस चलो चलो कमन फास्ट, कहां पे स्टार्ट होती है कहां पे एंड होती है, जो लोग पहले इसको देख चुके हैं। हाँ, एंड होती है 212 पे, स्टार्ट कहां पे होती है, नहीं मालूम, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एंड एंड होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये 3 स्केल है जिससे रिलेटेड वर्ड में सब कुछ चलता है, एंड हमें ये 3 स्केल के ऊपर फोकस करना है। रैंकाइन एंड उसके बाद में र्यूमर, ये 2 और स्केल है लेकिन जिनका हमें कुछ डिस्कशन नहीं करना है, वो आउटडेटेड है। ठीक है, तो हर एक स्केल स्टार्ट होती है कहां से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड हर एक स्केल एंड होती है कहां पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर जहां पे बॉईल होती है एंड ये वाटर जहां पे फ्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 स्केल होती है, और हमें क्या करना है कि बेसिकली एक स्केल में से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। यानी कि टेम्परेचर स्केल बनाते कैसे, वो तो हो गया थर्मामीटर, थर्मामेट्री के प्रिंसिपल्स मालूम हो गए, एक्स टी माइनस एक्स जीरो अपॉन एक्स 100 माइनस एक्स जीरो इंटू 100 डिग्री सेल्सियस में, एंड एक्स टी अपॉन एक्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट इंटू 273 इन केल्विन स्केल में। लेकिन हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तबीयत खराब होगी, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने टेम्परेचर मेजर किया, डॉक्टर बोलता है थोड़ा फीवर है और कितना है टेम्परेचर, 102 है। लेकिन 102 क्या है, अगर 102 डिग्री सेल्सियस होता तो ब्लड बॉइल करता, बॉडी के बाहर आ जाता और पेशेंट पहले ही चला जाता, लेकिन वो होता है फ़ारेनहाइट में, वो स्केल डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक स्केल का टेम्परेचर दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना पड़ता है हर बार। ये डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का कन्वर्जन बहुत सिंपल है, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यानी कि जो जो डेटा आपको डिग्री सेल्सियस में दिया जाएगा उसमें अगर हम ये नंबर ऐड करेंगे 273, तो वो वैल्यू हमें केल्विन में मिल जाएगी। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने केल्विन, 273 केल्विन। 0.16 होते हैं लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बोलो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने केल्विन, कम ऑन फास्ट, सबको आंसर्स देने हैं। चलो 25 डिग्री सेल्सियस मींस कितने केल्विन, इतना टाइम, अरे क्या करना है, बस ये 25 में 273 ऐड करना है, यानी कि 298 केल्विन हो गया। अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस दिया मतलब कितने केल्विन, 373 केल्विन,
मतलब हर बार डिग्री सेल्सियस जो भी दिया जाएगा उसमें 273 ऐड करो, यू विल गेट आंसर इन केल्विन। बस खत्म, इतनी बात है, करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो ये कन्वर्जन तो इजी था, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे वो डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में। तो इसमें देखो कि डिग्री सेल्सियस में नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी रहेगी, 100 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी रहेगी, 100, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स ये रहेगी 180। तो आगे जो है इनको डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं उससे रिलेटेड बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, एक सिंपल कंडीशन है, आपको हर बार वही मेंटेन करनी है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस स्केल जहां से स्टार्ट होती है अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस स्केल जहां से स्टार्ट होती है अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमें टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना और इजी हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं, दो फॉर्मूले में लिख के देता हूं, लेकिन उसको आप याद नहीं करेंगे, वो कंफ्यूज करते हैं। गो फॉर दिस, ये सिंपल है। क्या होगा, ये C अपॉन 100 है, F माइनस 32 अपॉन 100 है, इनको अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये बनेगा C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9। यानी कि क्या होगा कि अगर मुझे F चाहिए तो F बनेगा 9/5 टाइम्स ऑफ C प्लस 32। यानी अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया, डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे मुझे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मिलेगा। एंड इसके अगेंस्ट अगर मुझे फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C इज इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स ऑफ F माइनस 32। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले रिमेंबर करेंगे तो कम टाइम में आंसर आएगा, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बोलूंगा कि इसमें वैल्यू पुट करो, यही सिंपल रहेगा, यही फॉलो करो। ठीक है, आपको जो इजी लगता है वो करो, मैंने तो सारी बातें बोल दी है। ठीक है, चलो, तो बोर्ड पे जो फॉर्मूले दिख रहे हैं उसका यूज करके आगे कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो बोलो कि टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब वो कितना फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। चलो सब लोग आंसर्स देंगे, कम ऑन फास्ट। एकदम सिंपल है, क्या करना है, बस हमें चाहिए फ़ारेनहाइट, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 9/5 इंटू 37 प्लस 32, तो ये F बनेगा 66.6 प्लस 32, यानी F होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक का भी आंसर सिमिलर नहीं था, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन में मिस्टेक करते हैं। 98.6 कृष्णा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला था, लेकिन आपको नहीं करने कैलकुलेशन, इट्स ओके। ठीक है, चलो, तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन, अगर सबने आंसर दिए होते तो मैं इसके और प्रैक्टिस कर लेता, छोड़ दो, इट्स ओके। फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्मल एक्सपांशन हमें पढ़ना है। अब ये थर्मल एक्सपांशन मतलब क्या होता है, वही बात जो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर हम सॉलिड को हीट सप्लाई करेंगे, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, मतलब एरिया बढ़ेगा। तो जब भी ये एक्सपांड होता है तो एक्सपांशन के लिए हमें इसको तीन पार्ट में पढ़ना पड़ता है। पहले आता है लीनियर एक्सपांशन, पहले आता है लीनियर एक्सपांशन। और ये लीनियर एक्सपांशन में क्या होता है कि जैसे हम सॉलिड को हीट सप्लाई करेंगे, तो हीट सप्लाई करने से जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है, तो ये जो बढ़ने वाली लेंथ है, मतलब इंक्रीज इन लेंथ है, ये होती है पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। देन ये इंक्रीज इन लेंथ है, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो ये डेल्टा एल बनेगा प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा थीटा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, वही बेसिक फिजिक्स का रूल, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आने के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एल बनेगा एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा।
तो चेंज इन लेंथ के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा जो है उसको बोला जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है अल्फा, और इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ने से कितनी लेंथ चेंज होगी। एंड सेम एक्सप्रेशन से अगर हमें फाइनल लेंथ चाहिए तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो फाइनल लेंथ बनती है वो बनेगी यल इज इक्वल्स टू यल नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज के डीपीपी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो यल मतलब फाइनल लेंथ जब टेम्परेचर बढ़ाया गया था, देन एल नॉट मतलब इनिशियल लेंथ जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, अल्फा मतलब वही है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा थीटा का मतलब क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है तो इस तरह से किसी भी टेम्परेचर पे अगर हमें किसी भी मटेरियल की सब्सटेंस की अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम ये जो फॉर्मूला दिख रहा है बोर्ड पे इसको अप्लाई करके गिवन रिक्वायर्ड जो लेंथ होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर एक्सपेंशन। अब ये लीनियर एक्सपेंशन की तरह और एक होता है एरिया का एक्सपेंशन, जिसको बोला जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशन, एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशंस। अब ये एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशंस में क्या होता है, देखो कि बेसिकली जो चेंज इन एरिया होता है टेम्परेचर बढ़ाने से जो इंक्रीज इन एरिया होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा इनिशियल एरिया, देन ये प्रोपोर्शनल होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर से, वही बातें रिपीटेशन है, यानी कि इनको कंबाइन करेंगे तो डेल्टा ए बनेगा प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा थीटा। फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसको अपन बोलेंगे बीटा, तो डेल्टा ए बनेगा ए इंटू बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। अब बीटा को बोला जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, ये बना अल्फा। अगर हमें इस तरह से ये चेंज इन एरिया ऐड करने के बाद अगर फाइनल एरिया चाहिए तो फाइनल एरिया बनेगा A इक्वल्स टू ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा थीटा। अब इनकी मीनिंग सेम वही, A मतलब फाइनल एरिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो बना वो फाइनल एरिया, ए नॉट का मतलब क्या है इनिशियल एरिया, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले का जो एरिया था वो, बीटा का मतलब वही कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एंड डेल्टा थीटा का मतलब राइज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया एरिया का एक्सपेंशन जिसको बोला जाता है एरियल एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशंस। अभी इसी की तरह अगर एक्सपेंशन इन 3 डायमेंशंस देखेंगे तो वो आता है वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम में क्या बनेगा, ये एक्सपेंशन इन 3 डायमेंशन यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो फिर से वही बात रिपीटेशन होगी, नया कुछ भी नहीं आएगा कि यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम होने वाली है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द इनिशियल वॉल्यूम एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द राइज इन टेम्परेचर। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो डेल्टा वी बनेगा प्रोपोर्शनल टू वी इंटू डेल्टा थीटा। फिर से यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके आएंगे तो डेल्टा वी बनेगा गामा इंटू वी इंटू डेल्टा थीटा। वेयर अब गामा का मतलब क्या होगा, गामा का मतलब होगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू गामा इंटू वी इंटू डेल्टा थीटा। अब इनका रेशियो याद रखो कि ये जो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा होता है, इनका रेशियो होता है 1:2:3, यानी बीटा इज इक्वल्स टू होता है ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड गामा इज इक्वल्स टू होता है थ्राइस ऑफ अल्फा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये रेशियो काम में आने वाले। ठीक है, तो ये बना वॉल्यूम एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन इन 3 डायमेंशंस। तो 3 टाइप के एक्सपेंशन हमने देखे, लीनियर मतलब 1 डायमेंशन में,
एरियल मतलब सुपरफिशियल मतलब 2 डायमेंशन में, एंड वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो ये तीनों एक्सपेंशन हो गए। इसी तरह से बात अगर डेंसिटी की आएगी तो डेंसिटी में भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनल डेंसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी अपॉन 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इस तरह से हम जो डेंसिटी में आने वाला चेंज है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो बोर्ड पे हमने अभी तीनों एक्सपेंशन की बातें देख ली, लीनियर, सुपरफिशियल यानी एरियल, एंड 3 डायमेंशनल यानी वॉल्यूम, और उसके साथ में ये डेंसिटी की इंपॉर्टेंट बातें भी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आज की डीपीपी सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, अब ऑसिलेशन में हम ये सिंपल पेंडुलम को पढ़ चुके हैं। तो सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई g। तो बेसिकली होगा क्या, देखो कि विथ चेंज इन टेम्परेचर, विथ चेंज इन टेम्परेचर लेंथ ऑफ simple pendulum, length of simple pendulum will change, length of simple pendulum will change, and अगर लेंथ चेंज होगी टेम्परेचर के चेंज होने से, hence periodic time will also change, periodic time भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जो चेंज इन पीरियोडिक टाइम होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन लेंथ, वो होता है 1/2 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये क्या है, चेंज इन टाइम। टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ चेंज होगी, एंड लेंथ चेंज होने से क्या होगा, टाइम चेंज होगा। एंड सिंपल पेंडुलम की केस में जो चेंज इन टाइम होता है वो होता है हाफ ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, वेयर हाफ मतलब 1/2 कांस्टेंट है, अल्फा का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। बस इसमें कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, देन टाइम का क्या होगा, लॉस होगा, कम होगा टाइम, और ये लॉस ऑफ टाइम कितना होगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इतना होगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर को अपन कम कर रहे हैं, थीटा इज लेस देन थीटा नॉट, देन वहां पे टाइम को गेन किया जाएगा। तो गेन ऑफ टाइम कितना होगा, अगेन फॉर्मूला तो सेम रहेगा, हाफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम चेंज, सॉरी, टेम्परेचर के चेंज होने से सिंपल पेंडुलम पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो सिंपल पेंडुलम के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, अब थर्मल स्ट्रेस के लिए कंडीशन क्या है, देखो हमें मालूम है कि बेसिकली चेंज इन लेंथ डेल्टा यल इज इक्वल्स टू होती है यल अल्फा डेल्टा थीटा ड्यू टू टेम्परेचर। तो अगर मुझे थर्मल स्ट्रेन चाहिए, अब स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन अगर थर्मल बोला है, इसका मतलब क्या होगा कि जो चेंज इन लेंथ होगी वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर होगी, मतलब ये रहेगी, है ना। लास्ट वर्कशीट में, इलास्टिसिटी के वर्कशीट में सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन थे, यल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन ये एल रहेगा, यल एल कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे थर्मल स्ट्रेन मिलेगा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब आगे अगर मैं यंग्स मॉडुलस लेके आऊंगा तो y इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं डायमेंशंस में, वो अगर टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो मैं स्ट्रेस को बोलूंगा एज ए थर्मल स्ट्रेस। तो ये थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेन इंटू वाई, वाई एज इट इज, स्ट्रेन कितना है तो ये बनेगा वाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आके गए पहले, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। एंड एट द एंड अगर मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स ड्यू टू, फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेन अगर निकालना है तो क्या करना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बस इधर एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो ये F बनेगा y इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, ये हो गया फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन एंड फोर्स ड्यू टू
थर्मल स्ट्रेस मतलब टेम्परेचर में वेरिएशंस आने से क्या क्या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में चेंजेस होते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक है, अब थर्मल स्ट्रेस हो गया, सिंपल पेंडुलम की बात हो गई। उसके बाद में आते हैं इफेक्ट ऑन अप थ्रस्ट। अब ये अप थ्रस्ट मतलब क्या था, लास्ट लेक्चर में, लास्ट टॉपिक में हमने आर्किमिडीज की केस में देखा था। तो होता क्या है, किसी भी बॉडी को अगर हम लिक्विड में डाल देंगे तो लिक्विड में डालने के बाद क्या होता है, उस बॉडी का वेट कम होता है, एंड वेट कम करने के लिए ये अप थ्रस्ट मतलब फोर्स ऑफ बायंसी रिस्पॉन्सिबल है, जो होता है रो इंटू वी इंटू जी। लेकिन अभी हमने देखा कि टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज होती है, डेंसिटी भी चेंज होती है, इसलिए क्या होगा कि ये फोर्स ऑफ बायोंसी भी चेंज होगा। तो एफ बी डैश अपॉन ये एफ बी इज इक्वल्स टू बनेगा ये 1 प्लस ग्यामा फॉर सॉलिड इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्यामा फॉर लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा। एंड इस एक्सप्रेशन का यूज करके हमें जो भी रिक्वायर्ड अननोन क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे होता क्या है, देखो कि टेम्परेचर बढ़ने से अपथ्रस्ट कम होता है, इसलिए लिक्विड के अंदर बॉडी का जो वेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एंड जो भी अननोन क्वांटिटी वो कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो रिलेशंस दिख रहे हैं इनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक कोई भी सपोज बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाई है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप है मतलब दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप बनाई है, एंड इसका अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे तो ये क्या होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, ये क्या होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। एंड ये बेंड होने के बाद ये जो आउटर मोस्ट सरफेस रहेगा ये ऐसा रहेगा कि इफ अल्फा इज ग्रेटर, मतलब जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा है वो आउटर साइड में रहेगा, जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम है वो इनर साइड में रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर स्केल्स एंड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड कैलोरीमेट्री, इससे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले। बिफोर दैट आज के लेक्चर में जितना भी पार्ट डिस्कस हुआ है दैट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो गो थ्रू इट वंस। ठीक से